हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अफेयर्स फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज मैं करंट अफेयर्स 10 तारीख का लेके हाजिर हूं, 10 जुलाई का, जिसमें आज थोड़ा सा मैंने और इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की। आज फिर भी बोर्ड सादा है, फिर हम लोग वैसे ही लिख के पढ़ेंगे। तो आज से मैं एक चीज़ और शुरू कर रहा हूँ इसमें कि डेली वीडियो के फर्स्ट में एक कोटेशन में डालूंगा, उसमें आप भी कमेंट करके हमको कोटेशन बता सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। आप अगर कोटेशन हमको भेजिएगा तो आपका भी उसमें नाम लिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है, जिसका कोटेशन मैंने लिखा है उसका नाम लिख रखा है, इसमें मैंने चोरी करके कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जिसका लिखा है उसका मैंने नाम लिख रखा है। तो चलिए कोटेशन पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो याद दिला दूं कि अफेयर्स फॉर नौकरी को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कोटेशन का। तो कोटेशन ऑफ डे है, सफलता हमेशा अकेले गले लगाती है। यानी आप सफल होइएगा तो अकेले ही पता चलता है, जब तक आप दूसरे को नहीं बताइएगा तब तक वो पता नहीं चलता है, अकेले गले लगाती है। और असफलता, जो ही आप असफल होइएगा, फेल हो जाइएगा, तो सबके सामने तमाचा मारती है असफलता। क्यों? क्योंकि जो ही फेल होइएगा तो ये बात एकदम पूरे जोर शोर से फैलता है। आई बात समझ में कि आप तक अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आप क्या है, असफल है, ठीक है। असफल हो जाइएगा तो एक दो दिन चर्चा में रहेगा, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा कि सफलता हमेशा अकेले गले लगाती है, लेकिन असफलता हम सबके सामने तमाचा मारती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, मारती है। ये किसने कहा था? तो संदीप माहेश्वरी जी ने ये कहा था। चलिए तो हम लोग बात करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोग को जैसे पता है कि मैं एक एक करके लिखता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि सफलता ही हम लोग को चाहिए, ठीक है। दुनिया का हर इंसान सफल है और हर इंसान असफल है। आई बात समझ में? हर इंसान सफल है और हर इंसान असफल है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना मोटिवेशनल वीडियो नहीं दूंगा, ठीक है। इसके लिए स्पेशल अलग से हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कोटेशन दे सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख के और आपका नाम भी यहाँ पे लिखूंगा, ऐसा नहीं। L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड, इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड को विभिन्न परियोजनाओं के लिए AIIB ने 50 मिलियन का ऋण दिया है। और यह याद रखिएगा AIIB द्वारा दिया जाने वाला NBFC का पहला ऋण है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि L&T इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी का नाम हो गया भाई, सीधी सी बात है, सबको पता है। वो विभिन्न परियोजनाओं के लिए, तरह तरह की योजना लाने के लिए किसने, AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये बैंक एग्जाम में बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। क्या किया है, 50 मिलियन का ऋण दिया है। कितना का? 50 मिलियन का ऋण दिया है, जो AIIB द्वारा किसी NBFC का पहला ऐसा ऋण है, ठीक है। भारत में किसी NBFC को यह ऋण पहली बार मिला है AIIB द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि AIIB जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसका हेडक्वार्टर क्या है, बीजिंग में, ठीक है। और जिन लिंक्विन इसके क्या है, अध्यक्ष है। आई बात समझ में? चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और
श्रीलंका खसरा और चेचक मुक्त घोषित हुआ। ठीक है, ये दक्षिण मध्य एशिया का दो ऐसा कंट्री है जो क्या खसरा और चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया। अब यहाँ बात आएगी, इसका टारगेट रखा गया था 2023 तक, दोनों देशों ने टारगेट रखा था कि 2023 तक हम अपने देश से खसरा और चेचक को हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, सफाया कर देंगे। बट ये 2020 तक ही खत्म हो गया। WHO द्वारा इसका क्या दिया गया, प्रमाण दे दिया गया, इसका सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये दोनों देश क्या हैं, खसरा मुक्त हो चुके हैं या चेचक मुक्त हो चुके हैं। अब यहाँ बात आएगी, किसी भी बीमारी से WHO द्वारा कब मुक्त घोषित किया जाता है, पिछले 3 वर्षों में उस बीमारी का कोई केस नहीं आया हो तो उस देश को या उस राज्य को घोषित किया जा सकता है। आई बात समझ में? एक भी 3 साल तक अगर एक भी केस नहीं आता है खसरा चेचक या कोई भी बीमारी का, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो इससे फ्री कब घोषित किया जाएगा कि 3 साल तक अगर कोई केस वैसा नहीं मिलता है तब। बट अब कहिएगा कि अभी तो हाल में हम लोग पढ़े हैं जीके में कि हाँ इस कंट्री को मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में उस रेडियस में वो नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप उससे भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो अलग की बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमेरिका WHO से। अमेरिका WHO से अलग होने का आधिकारिक घोषणा कर दिया। ठीक है, अब भाई अमेरिका ने कहा कि हम WHO के साथ नहीं रहेंगे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम नहीं रहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो हाल ही में वो कौन ऐसा देश है जो WHO से अलग हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ के प्रेसिडेंट है और वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है, डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, इसी के वाशिंगटन DC में आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है, नासा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब यहाँ थोड़ा सा इस पे भी देख ले, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। बहुत लोग कोलंबो भी याद रखते हैं, तो कोलंबो भी याद रखिएगा, एक फाइनेंशियल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, दोनों की करेंसी है रुपया, बस रुपया और रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं बीच बीच में अगर मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग को याद दिला दूँ, कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, बलि दिए जाने वाले। अब देखिए थोड़ा सा इसको, बलि दिए जाने वाले जानवरों के लिए बांग्लादेश ने क्या किया, डिजिटल हाट शुरू किया है। ठीक है, अब बलि दिए जाने का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसका कत्ल किया जाए, उसको मार दिया जाए। जैसे कि आप लोग बकरीद वगैरह में देखते होइएगा, क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है। बकरीद में, ईद में या कोई भी फंक्शन वगैरह में क्या किया जाता है, बहुत सारे जानवरों को बलि दिया जाता है। तो इसके लिए क्या किया है बांग्लादेश ने, एक ऑनलाइन डिजिटल हाट शुरू किया है, जिसमें जो भी मवेशी को जिसको खरीदना होगा बलि के लिए, ठीक है, वो आसानी से उसके माध्यम से खरीद पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्जेज वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, उस मवेशी का चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है कि फ्री मिलेगा। ठीक है, इस सर्विस जो डिजिटल हाट है इसका चार्ज नहीं लगेगा। ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और कोविड-19 का खतरा वहाँ से बढ़ता है, इसीलिए इसको शुरू
किया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले जानवरों के लिए डिजिटल मार्केट शुरू किया है या डिजिटल हाट शुरू किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश, राजधानी हुई ढाका, करेंसी हुई टका और शेख हसीना यहाँ की पीएम है। चलिए थोड़ा सा फास्टली बोल दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेबी और सीबीडीटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू। सेबी और सीबीडीटी ने डाटा शेयर के लिए, ठीक है, शेयर मतलब यहाँ हस्तांतरण समझिएगा, ये आदान प्रदान में लिख देता हूँ, आदान प्रदान के लिए क्या किया है, एमओयू साइन किया है। अब देखिए इसके लिए अब क्या लॉजिक क्या है, सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेबी क्या करती है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी कैपिटल मार्केट के माध्यम से, यानी कि शेयर मार्केट के माध्यम से आपकी जो आय होती है वो आप छिपा लेते थे पहले, हो सकता है, ठीक है, छिपाते हुएगा। तो उसको अब उजागर करने के लिए दोनों संस्थाएं क्या हो गई, एक हो गए। दोनों ने क्या किया, अब एक होने का मतलब ये मत समझिए कि दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों ने एमओयू साइन कर लिया कि आपसे संबंधित जो भी डाटा होगा हम क्या करेंगे, आपको हम शेयर करेंगे। आज बात समझ में। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सेबी और सीबीडीटी ने डाटा आदान प्रदान करने के लिए एमओयू साइन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलिए, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जाम में, मैंने बैंक एग्जाम में देखा है कि सीबी का बी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बी फॉर क्या होता है, बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, कुछ कर करके ऐसे ऑप्शन दे दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेबी क्या हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। अजय त्यागी इसके चेयरमैन है। अब बात करते हैं सीबीडीटी की। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, पीसी मोदी, ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी जिसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, मुंबई नहीं, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एप्लीट्यूट लॉ एप्लीट्यूट ट्रिब्यूनल, एप्लीट्यूट एप्लीट्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। NCLAT के अध्यक्ष, बात समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन आज लेने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कचड़े लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT, ठीक है। NCLAT के अध्यक्ष बंसीलाल भट्ट के कार्यकाल को क्या किया गया है, 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं बोल के बता देता हूँ। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ एप्लीट्यूट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो थे बंसीलाल जी, ठीक है, बंसीलाल भट्ट जी, उनको क्या किया गया है, उनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी उनके जगह पे कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो बंसीलाल भट्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग अगर शेयर नहीं किए होइएगा तो प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत प्यार से आप लोग से बोल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कहा गया है कि करूर वैश्य बैंक, क्वेश्चन कह रहा है फिर करूर वैश्य बैंक आ गया है। करूर वैश्य बैंक ने करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए, यानी कि जीवन बीमा उत्पादों के लिए बजाज अलियांस के साथ MOU साइन किया है। कल भी हम लोग करूर वैश्य बैंक की बात किए थे, जो क्या किया था, स्टार हेल्थ के साथ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया था, क्या के लिए, हेल्थ पॉलिसी के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है, लाइफ, तो याद रखिएगा लाइफ के लिए बजाज और हेल्थ के लिए HEL होता है, HEL, हेल्थ के लिए स्टार हेल्थ, ठीक है। याद रखिएगा लाइफ के लिए बजाज और स्टार हेल्थ, किसके, हेल्थ के लिए स्टार हेल्थ, किसने, करूर वैश्य बैंक ने। इसका करूर तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है, और इसके कौन अध्यक्ष है, आप लोग इसके अध्यक्ष बताइएगा, कल मैंने बताया था करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग, हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली घोषित किया गया है, सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, हिमालय की क्या नाम है उसका भाई, गोल्डन वर्ल्ड विंग, तितली को भारत का सबसे बड़ा तितली घोषित किया गया है। हिमालय और हिमालय तराई क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में यह पाई जाती है। तो याद रखना है कि किसको, तो गोल्डन वर्ल्ड विंग को घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, बॉलीवुड कॉमेडियन जगदीप का निधन हो गया। यह जो थे सुरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध थे, सुरमा भोपाली के नाम से प्रसिद्ध थे। किस फिल्म के चलते, तो शोले फिल्म के में इन्होंने क्या किया था, सुरमा भोपाली का रोल किया था, जिसके चलते ये बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जगदीप का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था, तो बॉलीवुड से था, ठीक है। सुरमा भोपाली के उपनाम से भी इनको जाना जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, उससे पहले फिर मैं बीच में आप लोग को याद दिलाते रहूँ बार बार कि शेयर खूब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम किसके द्वारा, तो माई लैब, किसके द्वारा, तो माई लैब द्वारा बनाया गया है,
बनाया गया है। याद रखिएगा, कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल किसके द्वारा बनाया गया है? माई लैब द्वारा बनाया गया है। यह एक पुणे की संस्था है, ठीक है, जिसने इसको बनाया है। इसमें क्या होगा, 96 से लेके 1000 तक टेस्टिंग बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में किया जा सकेगा, ठीक है। तो यह एक मशीन है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, बट आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। बैंक में मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, एसएससी वगैरह में कहीं पूछ लिया जाए। चलिए, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, ठीक है, जिसमें किस मंत्री ने भागीदारी ली, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। ये जो आंसर करेगा, ठीक है, लॉकडाउन जैसे खुलेगा उसको मैं क्या करूँगा, इनाम से सम्मानित करूँगा। याद रखिएगा, जो लोग जितने कमेंट करके आंसर करेंगे वो लोग सब लोग अपना कमेंट में जो भी आंसर किए हैं उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे, ठीक है, और जिनका ज़्यादा होगा उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बीडीएल ने डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और टीओटी साइन किया है। यानी कि बीडीएल एक कंपनी है जो डीआरडीओ के किसके लिए साइन किया, तो आकाश मिसाइल के लिए, ठीक है, कि आकाश मिसाइल को ये भी उड़ा सके, उसके लिए कुछ परीक्षण वगैरह करना चाहे तो ये कर सके। तो किसके लिए अनुमति, किसके अनुमति से, तो डीआरडीओ के, ठीक है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, अध्यक्ष है। और इसका स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ को, तो स्थापना हुआ था आपको 1958 में, 1958। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो अब यहाँ आकाश की बात जब आ गई, आकाश की जब बात आ गई, तो यह जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। यानी कि धरती से आसमान में जाएगा कितना किलोमीटर तक, तो 18 किलोमीटर तक, और 860 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, ठीक है। यानी कि 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जाके क्या कर सकता है, अपने दुश्मन को, अपने टारगेट को मार सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आकाश की मारक क्षमता कितनी है, 18 किलोमीटर, ठीक है। यह कैसा मिसाइल है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। किसने अनुमति ली, किससे अनुमति ली, तो बीडीएल ने अनुमति ली, किससे, डीआरडीओ से। डीआरडीओ की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन डीआरडीओ के कौन है, जी सतीश रेड्डी है, ठीक है। और किसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, तो आकाश मिसाइल के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा है हमको लग रहा है, तो आप लोग अगर नए देख रहे होंगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई बंधु मेरे, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी में। JLL के ग्लोबल रियल एस्टेट
स्टेट ट्रांसपेरेंसी में भारत 34वें नंबर पे है, ठीक है, पहले 39वें नंबर पे था। अब यहाँ क्या हो गया कि JLL एक कंपनी है, JLL एक कंपनी है जो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाती है कि ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे रियल एस्टेट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि उसमें कितनी पारदर्शिता है, ठीक है। तो रियल एस्टेट का मतलब समझ रहे हो, हाउस वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह बना के लोग बेचता है, जमीन वगैरह कारोबार करता है, उनको बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें अब भारत 2020 में कहाँ है, 2020 में कहाँ है, 34वें स्थान पे, पहले कहाँ था, 39वें स्थान पे था, यानी 5 स्थान ऊपर आया है, यानी कि इसमें कुछ और पारदर्शिता बढ़ी है। नेक्स्ट वाला बात करेंगे SDG इंडेक्स में भारत 117वें स्थान पर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल डेवलपिंग, ठीक है, स्पेशल डेवलपिंग ग्रोथ, ठीक है। इसको तैयार किया जाता है, जिसमें भारत क्या है, 117 नंबर पे है। एक नंबर पे कौन है, स्वीडन, 2 नंबर पे डेनमार्क, और 3 नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है। यानी कि इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसमें भारत 117वें स्थान पे है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार एक स्थायित्व विकास कितना भारत का हो रहा है, उसमें अगर देखा गया तो पूरे वर्ल्ड में कितना है, भारत 117 स्थान पे, यानी कि बहुत अभी पीछे। 1 नंबर पे कौन है, स्वीडन है, 2 नंबर पे डेनमार्क और 3 नंबर पे फिनलैंड। इसी के साथ मैं आप लोग से आज का वीडियो समाप्त करते हुए आप लोग से विदा लूँगा। फिर मैं कल शाम वाले में आज मिलूँगा, फिर शाम वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, कर्सलेट्स डिस्कस करेंगे। और आज का कर्सलेट्स थोड़ा सा और टफ होगा। तो हाँ, और एक चीज़ मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कोटेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। छोटा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, जिसको मैं आपके नाम के साथ यहाँ बोर्ड पर लिख के शुरू में ही डील करूँगा। उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू की जाएगी इसी के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।